हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से जो भारत की अवस्थिति है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे जो ये न्यूज़ है इसमें ये पता चलता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है किस तरीके से एक जो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की न्यूज़ की। ये रही हमारी आज की न्यूज़। भारत का असम राज्य बना विश्व का चौथा टूरिस्ट पॉइंट। और ये रहा असम का जो बगीचा है, ये असम के जो बाग हैं उसका ये जहाँ पे खेती होती है चाय पत्तियों की, ये वो एरिया है। चलिए मूव ऑन, अपने जो प्रमुख बिंदु है उस पर बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने न्यूज़ देख ली, तो न्यूज़ क्या है पहले तो ये जानेंगे। देन आफ्टर हम जानेंगे कि टॉप 10 टूरिस्ट लैंडमार्क लिस्ट कौन से हैं। देन आफ्टर हम जानेंगे कि जो असम है, असम को मिला है 4th पोजीशन। तो असम की क्या भौगोलिक स्थिति है ना, क्या वहाँ का क्लाइमेट है, किस तरह की क्रॉप उगती है, उसकी जैव विविधता क्या है, लोगों का हैबिटेट कैसा, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि यूनेस्को, असम जो है राज्य, उसकी यूनेस्को में क्या स्थिति है और असम का कौन कौन सा स्थान है जो यूनेस्को में अपनी एक स्थान जमाए हुए, तो वो उसकी क्या स्थिति है। और फिर जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जो असम राज्य है ये टूरिस्ट प्लेस में नंबर 4th पर प्रकाशित किया गया है न्यूयॉर्क टाइम पत्रिका में। तो इस जो ये लिस्ट जारी की गई है तो उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। और एक एट लास्ट में हम चर्चा करेंगे एक प्रैक्टिस प्रश्न पे जो मैंने बनाया है और आप लोगों को उसका आंसर करना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारा प्रैक्टिस प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ की बात करें तो असम ने हाल में ही न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 में घूमने लायक जगह है, तो 52 जगहों में 52 जगह को न्यूयॉर्क टाइम पत्रिका ने, जो कि अमेरिका की ही एक पत्रिका है, कहाँ की पत्रिका है, अमेरिका की, तो ये पत्रिका ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि जो 52 ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और उन 52 जगह में उसने नंबर 4th पर बताया है भारत का असम राज्य। तो यही न्यूज़ है हमारी और यही हमारा की पॉइंट है। इसी पर हम आज पूरा उसका जो बैकग्राउंड है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो असम राज्य है वो उसमें जो जैव विविधता है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, वो अपनी अनूठी विशेषताओं के नाते जाना जाता है। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं पहाड़ भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, कार्बी एंगलोंग ना, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। एक अलग अलग जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। और जो हमारे जीव जंतु हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि एक सिंग वाला गैंडा जो कि यूनिक है वो वहाँ पे पाया जाता है। तो उसी की वजह से इसको रखा गया है, क्योंकि जो लोग आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है, वो वहाँ पे घूमने आते हैं जब बाहर से, तो उनको अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि वो पर्यावरण के हिसाब से चलते हैं, पर्यावरण की नज़र में बहुत ही अच्छा स्थान है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको रखा गया है। ये राज्य अपने अनूठी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और अनोखे पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताई है, मैंने सब चीजें आपको रिटर्न में दे दी हैं, ठीक है। असम का इस सूची में शामिल होना न केवल भारत के लिए, मतलब ये हम मतलब सिर्फ असम राज्य के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक सम्मान की बात है और खुशखबरी की बात है। क्योंकि अगर असम में टूरिस्ट बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं से भारत को तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि ये देश है और इस देश का जैसे एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स का अगर एक बच्चा लायक बनता है तो वो कहीं ना कहीं, चाहे दूसरा बने चाहे तीसरा, कोई भी एक बनता है तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर असम ग्रो करेगा तो भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा ना, भारत भी खुश होगा, भारत की इकोनॉमी में भी प्रभाव पड़ेगा, भारत की जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुंदरता और विविधता को भी प्रदर्शित करता है। ये सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पर ही नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर की बात कर रहा है। क्योंकि अगर जैसे विश्व में 197 देश है और उसमें अगर भारत का स्थान रखा जा रहा है 4th स्थान पर, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे देश हैं, हमारा जो देश है वो सबसे सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के मौसम पाए जाते हैं, हर तरीके का क्लाइमेट है। आप अगर पूरा रीजन देख लें तो हमारे की जो कुछ एरिया है वो स्नोई है, कुछ एरिया जो हिली हैं, माउंटेनियस हैं, कुछ हैं जो डेजर्ट हैं, कुछ हैं जहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होती है, कुछ है जहाँ बारिश होती है। तो भारत क्या एक तरीके से पूरा कॉम्पैक्ट पैक है, जो विश्व में आप एक एक जगह पर जाके देखोगे वो भारत में आपको अकेले हर चीज मिलेगी।
आपको यहाँ पर चाय पत्ती की खेती भी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर काजू की खेती भी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ गेहूं, चावल, मछली, हर चीज यहाँ पर मिलती है। तो मेरी नजर में तो भारत सबसे सुंदर देश है, ठीक है। तो इसलिए ये अगर भारत को अदर देश है, जो अदर सिटी है, वो अगर कहीं ना कहीं उसको प्रेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, अमेरिका की जो पत्रिका है वो बता रही है कि भारत का स्थान चौथा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात भी है और इंटरनेशनल लेवल पर ये हमारी छवि को कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी कर रही है। तो ये हमारी न्यूज है। इस रिपोर्ट में असम के प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रकाश डाला गया है, जो भी वहां पे असम का जो फेमस प्लेसेस है उस पर स्थान डाला गया है, जैसे कि काजीरंगा पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, और अहोम राजवंश का जो वो है स्थान है जहाँ पे वो लोग शासक करते थे वो हो गया, और जो रिफाइनरी है वहां पर, है ना, ये सब चीजों पर किया गया हो। चाय बागान जो सबसे फेमस है, असम इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जो 50% जो है चाय पत्ती अकेले उगाता है। और भी राज्य हैं उगाते हैं, पर सबसे ज्यादा कौन उगाता है? असम अकेले भारत का 50% चाय पत्ती उगाता है। तो चाय बागान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चराईदेव, मोईदेव और शिव सागर का रंग घर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हम ये जान लेते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम ने जैसे 4th स्थान पर ये हमारा असम है, पर टॉप 10 की लिस्ट जान लेते हैं कि नंबर 1 पे कौन है, और एक टॉप 10 का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से 10 स्थान है। तो पहला है जेन ऑस्टन, इंग्लैंड का। जेन ऑस्टन को न्यूयॉर्क पत्रिका ने नंबर 1 पे रखा। अगर नंबर 2 की बात करें तो गैलापागोस द्वीप है, उसको नंबर 2 पे रखा गया है, और नंबर 3 पर उन्होंने अपने ही शहर न्यूयॉर्क शहर के संग्रहालय को रखा है। और 4th पे हमारा प्यारा देश भारत असम को रखा गया है। 5th नंबर पर व्हाइट लोटस जो थाईलैंड का बहुत ही फेमस स्थान है, व्हाइट लोटस उसको रखा गया है। और 6th पर ग्रीनलैंड को रखा है। और 7th पे इन्होंने एक्स एंड प्रोविंस रखा है फ्रांस का। और 8th पर सैन वैली इडाहो में स्थित है, उसको रखा है। 9th की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उसका स्थान लुम्बिनी बौद्ध जो है बौद्ध भगवान की जन्मस्थली है यही, तो इसको किस स्थान पे रखा गया है? 9th पर रखा गया है। और लास्ट में 10 नंबर पे अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है उसको नंबर 10 पर रखा गया है। चलिए, अब हमने जान लिया कि टॉप 10 कौन है, उसको जान लिया। अब हम जानते हैं कि असम को जो रखा गया है, अब उसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर ले कि किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरह के लोग वहां पर खेती करते हैं, सब पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो असम का जो राज्य है, असम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और ये क्या काम करता है? ये प्रवेश द्वार का काम करता है। जो पूर्वोत्तर का इलाका है, ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है वहां पर ये प्रहरी यानी कि एंट्री का काम करता है, ये प्रवेश द्वार का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। ये भौगोलिक रूप से 3 भौगोलिक विभाजनों में बटा हुआ है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो ये उत्तर में अरुणाचल प्रदेश जो है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का ही है, वहां पर लगता है। ठीक है, जिसके पीछे चीन पड़ा रहता है कि हमारा पार्ट है, उसकी सीमा उत्तर में किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और पूर्व की अगर बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ। तो नॉर्थ में असम की सीमा किससे लग रही है? तो इससे लग रही है अरुणाचल प्रदेश से। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में किससे लग रही है? नागालैंड से लग रही है। ईस्ट में नागालैंड से लग रही है, नागालैंड से लग रही है। और अगर हम दक्षिण की बात करें यानी साउथ की, तो यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि ये सब ईस्ट में किधर आते हैं? असम के नीचे ही तो है। मेघालय, त्रिपुरा इससे लग रही है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ये इसकी सीमा असम से लगेगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है या असम, ऐसे डायरेक्ट नाम ले ले कि असम है, उसकी सीमा किस किस राज्यों से लगती है या किस किस देशों से लगती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 78,348 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अगर इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और इसकी जो भाषा है वो असमिया है। और असमिया जो भाषा है ये भारत के संविधान में शामिल है। ठीक,
तो 22 भाषाओं में एक भाषा असमिया भी शामिल है। असम में ज्यादातर बारिश होती रहती है और असम में साल भर गर्मी और हल्की सर्दियां रहती है। मतलब मौसम जो होता है थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है कि वार्म भी रहता है और कूल भी रहता है। तो ऐसा मौसम हम लोग को पसंद भी होता है। तो इसलिए वहां पर जैव विविधता के स्पॉट ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर भी नहीं है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है कि वहां के जो वो होते हैं जंतु होते हैं उनके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट होता है जो एटमॉस्फेयर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है। अगर उसकी जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वहां की होती है। असम में मार्च अप्रैल का जो वसंत का महीना और सितंबर अक्टूबर का शरद ऋतु सुहावना होता है। असम में भारत के 6 में से 3 भौगोलिक विभाजन शामिल हैं। असम में उत्तरी हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां, उत्तरी मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान और डेक्कन पठार, कार्बी एंगलोंग शामिल है। असम में चावल की खेती यहाँ पर की जाती है और चावल की जो ये खेती है असम में जो चावल की खेती की जाती है इसकी शुरुआत जो अहोम के राजा थे उन्होंने ही स्टार्ट की थी। ये माना जाता है कि अहोम जो थे वो राजवंश जो थे वो कहीं ना कहीं से थाई और चाइना से संबंधित रखते थे और वो जब असम का राज्य था वहां पर उन्होंने अपनी स्थापना की। तो असम में ही उन्होंने जो गीले चावल को पैदा करने की टेक्निक ये अहोम राजवंश को ही जाता है। तो यहाँ पे ये लोग चाय उगाते हैं और क्या उगाते हैं, जूट उगाते हैं। क्योंकि असम का एरिया कैसा है, मॉडरेट है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है। तो ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट होता है ना। चावल और जूट के लिए कैसा चाहिए होता है कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, चाहिए। तो चावल और जूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी में ही हम देखते हैं कि चाय, काजू ये सब वगैरह, चाय पत्ती वगैरह उगाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। गन्ना भी उगाया जाता है और साथ में दाल, तिलहन, कपास, आलू और फल सब्जी जैसी कई प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। और असम में जो चाय का उत्पादन है मैंने आपको पहले बताया कि 50% अकेले ये करता है भारत का। ठीक है, बाकी और करते हैं तमिलनाडु वगैरह, ये करते हैं मिलजुल कर करते हैं, पर ये कितना उगाता है, खुद अकेले उगाता है 50%। चलिए मैप के द्वारा समझते हैं थोड़ा इसका। देखिए ये भारत का मैप है और भारत के मैप में ये रहा हमारा असम, ये रहा हमारा असम। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये रहा चिकन लेग, ये रहा चाइना जो कि पीछे पड़ा रहता है, ये रहा हमारा भूटान जो कि कहता है कि चाइना की हमेशा नजर रहती है। चाइना अपने आप को इतना ज्यादा मतलब सुपर पावर बनाने की कोशिश में है कि वो क्या करता है, सब पर राज्य करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मोतियों की माला, जो मोतियों की माला की नीति है ये बनाता है। क्योंकि ये क्या करता है, परलॉब ऐसे बनाता है। इसने क्या किया है, यहाँ पर म्यांमार हो गया और क्या बोलते हैं वियतनाम हो गया, वियतनाम, लाओस, इन सब पर इसने अपना कब्जा करने की पूरी कोशिश कर ली और एक तरीके से कहीं ना कहीं उसमें 70-80% वो भी हो गया है, फुलफिल भी हो गया है अपने उसमें एम्बिशन में। अब ये सोचता है कि जो भारत का ये वाला इलाका है, ये वाला पूर्वोत्तर वाला, तो ये कहीं ना कहीं सोचता है ये हमारे कब्जे में आ जाए, इसीलिए वो पूरा प्रयास करता है कि यहाँ पर घुसे। ठीक है, और यही भारत और इसका हमारा जो है चाइना का विवाद भी रहता है। भारत और चाइना की जो सीमा रेखा है मैकमोहन, ये उसको मानता ही नहीं है। जैसे हर भारत की एक सीमा रेखा होती है ना, ठीक है, कि आपकी इतनी रेखा है, यहाँ तक हमारा विस्तार है और वहां उसके आगे आपका विस्तार है, पर वो उस रेखा को ही नहीं मानता, कहता नहीं ये हमारा हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो बहुत पागल रहता है ये। तो ये है चाइना की समस्या। चलिए अब चाइना को छोड़ते हैं, अपने मैप पर आते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा ये वाला मैप देख लें पूरी तरीके से, देखिए इसमें आपको ये विजिबल हो रहा होगा। तो ये है हमारा असम। तो आप असम की एरिया को देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप असम के एरिया को। तो ये है असम का एरिया। तो असम का जो ये एरिया है आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे ब्लूइश दिख रहा है। तो ब्लूइश का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैव विविधता है। ठीक, जैव विविधता के लिए ये अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे ये ब्लूइश दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए, तो असम के नॉर्थ में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। साउथ में देखिए ये क्या हो गया, साउथ में आपका क्या क्या जा रहा है, मिजोरम भी आ जा रहा है ना, और त्रिपुरा आ जा रहा है, मेघालय भी एक तरीके से आ रहा है। और अगर आप वेस्ट की बात कर लेंगे तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ईस्ट में आपका नागालैंड आ जाएगा। आई होप आपको ये मैप से क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि असम को जो ये टैग मिला है, तो असम के वो कौन कौन से स्थान है जिसकी वजह से इसको ये
टैग मिला है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट पे मिला है, क्योंकि असम में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हैं, मंदिर हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो उसमें वो कौन कौन सी जगह है, उनके क्या क्या नाम है, उस पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में हमारा एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर एक सिंग वाले गैंडे होते हैं जो कि काफी फेमस है। दूसरा हमारा क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, है ना, और क्या बोलते हैं, मकाऊ, बहुत सारे तरीके से पक्षियां पाई जाते हैं, बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे सरीफ पाए जाते हैं। तो वहां पे फॉल्कॉन, हाथी, गैंडा और जंगली भैंसा, ये सब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे जानवर वहां पे मानस उसमें रहते हैं, मानस नेशनल पार्क में। फिर बात करें हम डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जलीय जीव और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है डिब्रू, यहाँ पर क्या पाया जाता है, जलीय जीव के लिए काफी फेमस है। तो 3 हमने देख लिए। नेशनल पार्क में कौन कौन हो गया हमारे, काजीरंगा, फिर हो गया मानस, और एक हो गया डिब्रू सैखवा। अगर हम बात करें मंदिर की, तो काफी मंदिर फेमस है। कामाख्या देवी मंदिर, जो कि गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी में स्थित एक प्राचीन शक्तिपीठ है। माना जाता है कि माता पार्वती हैं, जब वो सती रूप में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, तो जब शंकर भगवान उनके बॉडी को लेकर जा रहे थे, तो उसमें से माता रानी का जो प्राइवेट पार्ट था वो वहां पर गिर गया था, जिसको वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना। और उसके बाद वो भारत में इतना ज्यादा फेमस हो गया है, यानी कि विश्व में इतना फेमस हो गया कि बहुत सारे लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। और बहुत ही अपने आप में पावरफुल शक्तिपीठ मंदिर है वो, पावरफुल वो रखता है अपनी उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर, और नवग्रह मंदिर भी वहां पर है। अब बात करें अगर इसके ऐतिहासिक शहर की, तो एक है शिव सागर और एक है शिव सागर। दोनों में शाह और सा का डिफरेंस है। तो शिव सागर में क्या है, राजवंश की, अहोम राजवंश की राजधानी थी। जैसे राजाएं होते थे तो उनकी राजधानी होती थी, मगध की, पाटलिपुत्र, है ना, राजगृह, इस तरह से सब राजाओं की राजधानी होती थी। तो अहोम राजवंश की क्या थी, शिवसेना थी। और अगर शिव सागर की बात करें, तो ये पूर्वी असम का एक प्रमुख जिला है। तो जो पूर्वी असम है, जैसे मान लीजिए ये असम है, तो असम का जो ये पूर्वी वाला इलाका है, वहां पर ये प्रमुख जिला है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर बात कर लें उसकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक हॉटस्पॉट है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से उसकी कैपिटल भी है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोइंग फेज में है। तो उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट जिला हो जाता है। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध जगह है, जैसे कि माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ये विश्व का पहला नदी द्वीप है, और क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ा द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है, माजुली द्वीप। और अगर बात करें हाफलोंग, तो दीमा हसाओ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो प्रशासनिक मुख्यालय होता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं श्रीलंका, श्रीलंका की क्या है, श्रीलंका के 2 कैपिटल है ना। तो उसने क्या किया, कंबोडिया को अपनी क्या बना ली है, उसको अपनी प्रशासनिक राजधानी बना ली है। तो उसी तरीके से प्रशासनिक राजधानी इनकी क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय इनका यही है, हाफलोंग। और तिनसुकिया जो है देश का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ जो रिफाइनरी जो होती है, रिफाइनरी जो मिलती है बहुत कम स्थान पर मिलती है, पर सबसे पुरानी जो भारत की है वो कहाँ पर है, असम के तिनसुकिया में है। और जोरहाट जो कि चाय के बागानों के लिए काफी फेमस है, जो चाय की खेती वगैरह की जाती है वो यहीं पे मिलती है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक पिक दिखाई थी हरी हरियाली बागवानी की, वो वही जोरहाट की ही थी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं मैप के थ्रू। तो देखिए ये हमारा असम का पूरा मैप है। तो आप देखिए ये किस तरीके से इसका एंगल बना हुआ है। अब अगर बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा जो है ये हमारा गोलघाट, सोनितपुर से लेकर नगांव तक ये पूरा हमारा काजीरंगा जो है ये फैला हुआ है। काजीरंगा हमारा फैला हुआ है। इसके अगर एरिया की बात करें तो 430 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है। और यहाँ पर जो पाया जाता है वो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये हमारा काजीरंगा की है। अगर हम मानस की बात करें तो मानस जो है ये देखिए दरांग, कामरूप ना, बारपेटा, बोंगी गांव और कोकरा झार, इन इलाकों में ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किसका है, ये मानस का है। और मानस जो है इसके अगर एरिया की बात करें हम तो 30,100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर में ये पूरा का पूरा एरिया है। और इसमें जो बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम अगर बात कर लें, एलिफेंट पाए जाते हैं मानस में। एलिफेंट के अलावा इसमें पाए जाते हैं फॉल्कन,
जलीय जीव को काफी यहाँ पर सॉरी जो यहाँ पर जो पक्षी हैं, तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो 350 प्रजातियां हैं पक्षी की यहाँ पर। तो प्रजाति जो वो पक्षी हैं वो काफी यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर, बार्किंग हिरण, है ना, बार्किंग हिरन, और हेडहॉग्स, पिग्मी हॉग, ये सब यहाँ पर मानस में पाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए आपका माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक। और ये हमारा शिव सागर है, और ये जोराहट जहां पर चाय की बागवानी वगैरह की जाती है या चाय की खेती की जाती है। और ये हमारा तिनसुकिया है जहां पर तेल रिफाइनरी पाई जाती है। तो आई होप आपको अगर पूछा जाए इससे कि किस तरीके से आपका जो ये है असम का जो मैप है उसमें कौन से एरिया में क्या पाया जाता है, तो तेल रिफाइनरी किधर पाया जा रहा है? ये ईस्ट में पाया जा रहा है। तिनसुकिया किधर है? ईस्ट में पाया जा रहा है। अगर पूछा जाए कि जो असम का मैप है उसमें जो मानस है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी क्या स्थिति है? तो वो क्या है? ये वेस्ट में है। अगर बात किया जाए कि ये क्या बोलते हैं जो काजीरंगा है वो किस में है? बिल्कुल मिडिल में है, ठीक। और अगर बात कर लिया जाए कि माजुली, तो माजुली का एरिया भी ईस्ट में पड़ता है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैप वर्क जरूर देखिएगा और मैप को ढंग से इसका जरूर पढ़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप के थ्रू हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए आपका कार्बी एंगलोंग है, ठीक। चलिए फिर ये हमारी जो कुछ पिक्स हैं ये देख लीजिए। ये देखिए मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा मानस नेशनल पार्क। ये हमारा माजुली द्वीप है, ये माजुली द्वीप है, ठीक। ये कौन से पर है? और ये जो मानस नेशनल पार्क है ये मानस नदी पर है, ये मानस नदी पर है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम मानस द्वीप मानस नेशनल पार्क रखा है। और ये देखिए एक सिंग वाले गैंडे हैं, ये काजीरंगा। और ये प्रसिद्ध टेम्पल कौन सा है हमारा? कामाख्या टेम्पल हमारा है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सारी सुंदर सुंदर पिक्स हैं, ठीक। चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूनेस्को में क्या स्थिति है इसकी, पर उससे पहले हम जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को जो होता है, जो दुनिया भर की सबसे ऐतिहासिक और फेमस जगह होती है उसको अपनी लिस्ट में डालता है। वो सोचता है कि इसका साझा बढ़े और लोग इसके बारे में जाने, ठीक है। तो यूनेस्को का यही कार्य है, और वो हर एक मतलब लिस्टिंग करता है, जैसे कि भारत में कितनी कितनी साइट्स है, जैसे ताजमहल है ना, लाल किला है, वो ऐसी चीजें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उसको अपने लिस्ट में डालता है। इसका मतलब होता है कि जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसको वो कहीं ना कहीं से संरक्षण देता है, ठीक है। तो ये यूनेस्को का कार्य है। एक बार उसकी एक जो वो फॉर्मेलिक डेफिनेशन उस पर बात करते हैं। इसका मतलब होता है यूनियन, अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये क्या करता है? विशेष एजेंसी है जो कि इसका मकसद क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तभी इसकी स्थापना कर ली गई थी। और इसका जो कार्य है क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है और वो जर्जर हो रहा है, तो एक तरीके से वो उसको फंडिंग भी कर सकता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए, उसको सही कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसका वो है। और इसके बात करें अगर इसका मुख्यालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो आपको यहाँ से दो बात पता चलती है कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है?
फ्रांस की राजधानी है। ये क्लियर हो गया। यूनेस्को विभिन्न सभ्यताओं, मतलब जो अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग जो सिविलाइजेशन होती है उसमें इंटरेस्ट रखता है, और लोगों के बीच सामुदायिक यानी कि जो कम्युनिटी होती, कम्युनल होता है, उनके बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है और साझा मूल्यों की बातचीत को बढ़ावा देता है। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? ऑन्ड्रे अजोल। तो ये भी पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन आता है, आरओ में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि बताइए कि जो यूनेस्को के जो अध्यक्ष है या महानिदेशक कौन है? तो क्या हो जाएंगे? ऑन्ड्रे अजोल। अब चलिए हम बात करते हैं कि असम का वो कौन कौन सा स्थान है जो यूनेस्को की लिस्ट में है। तो अगर पहले बात करें तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि में असम के मोइदम्स यानी अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली ये नाम है, मतलब जो अहोम राजवंश थे उसका जो मोइदम्स स्थान है, मोइदम्स स्थान, वो अपने मृतकों को जब दफनाते थे तो वो एक अलग तरीके से दफनाते थे, और उस दफन प्रणाली का नाम क्या है? उस दफन प्रणाली का नाम क्या है? माउंट दफन प्रणाली। ठीक। और ये टीले नुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था करते थे, मतलब ऐसे टीला बनाते थे ऐसे ऐसे करके और उसी में ये दफनाया करते थे। आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा आज 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में की गई है। तो अहोम का जो ये है मोइदम्स, इसको कब शामिल किया गया है? 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में। कौन से सत्र में किया गया है? 46वें सत्र में किया गया है। ठीक है। और जो कि भारत की कौन सी संपत्ति बन गई, मतलब अभी तक भारत में बहुत सारी की गई, लेकिन इसको शामिल करने के बाद कितनी हो गई? 43वीं यानी कि 43वीं संपत्ति बन गई है। इसके बाद करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है। दोनों को साथ ही में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा चौराई देव के मोइदम्स जो विशाल वास्तुकला के माध्यम से शाही वंश का उत्सव मनाते हैं और संरक्षित करते हैं, प्राचीन चीन के मिस्र के फराव और शाही कब्रों के पिरामिड के जैसे है, इसी रेस को शामिल किया गया। क्योंकि जो चीन है वो चीन और ताई माना जाता है कि वहीं से ये लोग शासक थे, अहोम राजवंश, जो कि असम में आया और उन्होंने अपना वहां पर शासन स्टार्ट किया। तो वहां पर भी ये शाही कब्र जो पाई जाती है, फराओ जो मिस्र और चीन में पाई जाती है और जो पिरामिड पाए जाते हैं, तो उन्हीं के जैसे है। तो ये थोड़ी सी यूनिक है, इस वजह से इसको इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ कि कैसी इनकी थी। चलिए अगर बात करें भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो किसी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका होती है। पहली बात तो कि अगर मान लीजिए किसी भी देश के राज्य या जिले का अगर नाम होता है तो वो कहीं ना कहीं भारत के अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट तो करेगी ही, क्योंकि जब ज्यादा पर्यटन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वो लोग आएंगे। ठीक है, टूरिस्ट, और जितना टूरिस्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक में वृद्धि होगी ही। तो वही ये कह रहा है कि भारत का पर्यटन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.2% का योगदान देता है। यानी कि जो टूरिस्ट है हमारी जीडीपी में कितना हेल्प करता है? टूरिस्ट हमारी जीडीपी में कितना हेल्प करता है? 9.2% का प्रॉफिट वो करता है। तो सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टूरिस्ट भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी एक इनकम तो यहां से भी बन रही है ना। तो ये जीडीपी में ग्रोथ का एक ये भी हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकता है। जैसे कि होटल्स, लोग आएंगे, जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पर होटल लेंगे, तो होटल से जो बेनिफिट होगा ना, हाँ, होटलों की आमदनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल चीजें होती हैं ना, रीजनल चीजें होती है, लोग खरीदेंगे, है ना, उससे बढ़ेगी। जो क्राफ्ट होते हैं, लोग नई नई चीजें, देखिए भारत में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, बहुत अच्छा शिल्पकला है हमारा, बहुत अच्छी क्राफ्टरी है। तो लोग जब आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उन्हें क्या पता चलेगा? तो जब वो आएंगे, देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोकल की चीजें हैं वो खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग हैं उनका भी फायदा होगा, तो उनकी भी एक तरीके से इनकम बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है और जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर एक अच्छा इम्पैक्ट करेगी। होटलों को आर्थिक सहायता, खुदरा मूल्य, यात्रा मूल्य आदि प्रत्यक्ष लाभ श्रेणी में सूचीबद्ध होते हैं। जबकि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में 119 देशों में, जैसे 119 देश हैं उसमें जो भारत है उसका पर्यटन में कौन सा स्थान है? 39th स्थान इसका है।
119 देश में 39 है, फिर भी हम अच्छे स्थान पर हैं, ठीक है। और 2021 में ये प्रकाशित की गई थी सूचकांक, जिसमें ये बताया गया किस मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो बताया गया कि 119 देशों में भारत का जो पर्यटन स्थल है या उसका जो स्थान है घूमने का, वो 39वें स्थान पर है। और अभी ये न्यूयॉर्क टाइम पत्रिका ने कितने स्थान पे बताया हमको, 4th स्थान पे असम को सिर्फ बताया है, ठीक। चलिए, उम्मीद है कि असम के न्यूयॉर्क पत्रिका की टूरिस्ट लिस्ट में आने की वजह से वहां की आमदनी में वृद्धि होगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का ही भाग है। तो भाई जब हम तो ये उम्मीद करेंगे ना कि अगर नाम आया है तो कोई चीज अगर चर्चा में आ जाती है और वो भी फॉरेन कंट्रीज में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिट है। और हम आशा करेंगे कि टूरिस्ट आए और हमारे पर्यावरण के साथ कोरिलेट करते हुए, क्योंकि देखिए टूरिस्ट आने का एक अच्छा इम्पैक्ट तो है इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से, पर कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव होता है उस पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो मेरा तो ये मानना है कि टूरिस्ट आए, बिल्कुल आए, विजिट करें, और बहुत उसमें ना आए कि बहुत सारे बल्क में आ गए और आकर क्या बोलते हैं यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जो प्लास्टिक वगैरह है या वेस्टेज है, उसका सही से निष्कासन करने का प्रशासन काम करे, और चीजें जो हमारी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे जो वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो ना पड़े। तो आई होप, हम लोग आशा करते हैं कि सब अच्छा हो, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, पर हमारे एनवायरमेंट पे कोई खतरा ना हो, क्योंकि जहां पर भी मानव गतिविधियां ज्यादा बढ़ती हैं वहां पर पर्यावरणीय नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो अब जानते हैं कि जो असम का माजुली द्वीप है, यमुना नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको मैंने बताया था ये कौन सी नदी पर है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या कोई भी नहीं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। और मैं फिर आपको बताऊंगी कि कौन इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये हमारा गुरुकुल वाइन का पेज है। ये आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आकर आप विजिट कर सकते हैं और एडमिशन एंड ऑल की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा टेलीफोन नंबर है 8882608880, जिसपे आप कांटेक्ट करके कोई भी डिटेल या कोई भी फीडबैक अगर देना चाहें या लेना चाहें, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। और जरूर हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगा हो या कोई भी जैसा सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसको एज अ फीडबैक लेंगे और अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।